नमस्कार दोस्तों, H2O के स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर्स के हिंदी के कुछ प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम 25/10/2018 के दिन का ये पेपर है। इसमें से हम आपको करवाएंगे हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम करवाएंगे। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल आर्थिक परीक्षा 2017 उसका है। और ये पेपर कब का है, एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं यहाँ पे 25/10/2018। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हिंदी के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो जहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम आपको हिंदी के ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं डेली का डेली, तो हम हिंदी का अपना टॉपिक कवर करवा देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है 114 नंबर से। तो 114 नंबर से हम देखते हुए चलेंगे कि दिया है किसी कार्य को करने या होने, ठीक है, दिया है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाते हैं? काल, संज्ञा, क्रिया या विशेषण। दिया है कि किसी कार्य है, यहाँ पे कार्य है, ठीक है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? काल कहलाता है, या संज्ञा कहलाता है, या क्रिया कहलाता है, या विशेषण कहलाता है। ये हम आपको पूरे डिटेल में पढ़ाते हुए चलेंगे, तो वीडियो स्किप नहीं करेंगे, पूरा लास्ट तक आप लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या है, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्रिया, ठीक है। इसको हम लोग विस्तार से थोड़ा देखते हैं डिटेल में। तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। किसी कार्य को करने या होने का बोध जब होता है शब्द, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना इत्यादि होता है, ठीक है। क्रिया का मूल शब्द धातु होता है, ठीक। इसके देखिए क्रिया का पहचानने का नियम ही, इसके लास्ट में देखेंगे तो ना ना आता रहेगा। देखिए सब में ना ना आएगा, ठीक है। ज़्यादातर के कोई भी एक ऐसा क्रिया नहीं होगा जिसके लास्ट में ना न हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। आपको बताना है कि निम्न में से जो दिया गया है क्रिया का काल कहलाता है। क्या काल कहलाता है? काल किसे कहते हैं? क्वेश्चन का मतलब यही है कि काल किसे कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वही हम आपको सॉल्व करा लें। तो अपने से तो क्वेश्चन दिए नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग के सामने है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो क्रिया के घटित होने का समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। इसको डिटेल में देखेंगे, डिटेल में देखते हुए जब चलेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है, काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, सभी लोगों को पता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इधर क्वेश्चन है और तो 116 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं, या तत्सम शब्द कहलाते हैं, या देशज कहलाते हैं, या विदेशज कहलाते हैं। कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, इसको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का तत्सम हो जाएगा, ठीक है, जो कि बी नंबर है। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम कहते हैं, ठीक है। बी आंसर था आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा है। तद्भव इसमें क्या है, ग्राम, आंसू, सूर्य, माथा। आपको बताना है जल्दी से कि इसमें से तत्सम कौन सा है, सॉरी तद्भव कौन सा है, तद्भव शब्द। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, जिसको आ रहा है वो कमेंट में आंसर देते हुए चलेंगे, ताकि आप लास्ट में जब मिलाएं तो आपको समझ में आए कि आप हिंदी के क्वेश्चन कितने कर पाए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माथा। माथा, ठीक है। माथा जो है तद्भव शब्द है, जबकि ग्राम, सूर्य और अश्रु क्या है, तत्सम शब्द है। देखेंगे माथा का तत्सम क्या होता है, मस्तक होता है। यहाँ पे अगर मस्तक रहता तो ये भी होता।
लेकिन यहाँ पे तद्भव पूछा है तो तद्भव क्या है, माथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य अर्थ बताने वाला शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, या समान शब्द, या परवाची शब्द। तो आपको बताना है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो समान अर्थ कौन बताता है? तो आप लोगों का क्या बताता है? परवाची शब्द। परवाची शब्द में देखेंगे सबका अर्थ समान ही निकलता है, ठीक है। विलोम समझते हैं उल्टा होता है। अनेकार्थी एक शब्द का अलग अलग मतलब होता है। सामान्य शब्द जो होते हैं नॉर्मल शब्द के बाद क्या है, कोई होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे इसको। डिटेल में देखेंगे कि समान अर्थ रखने वाले शब्द को परवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख का परवाची शब्द नेत्र है, नयन है, दृष्टि है, लोचन है, दीर्घ है, अच्छी है आदि शब्द होता है, ठीक है। विलोम का मतलब समझाए थे, उल्टा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 119 नंबर क्वेश्चन है कि अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अनुज, छोटा, लघु, या सूक्ष्म? अग्रज होता है, अग्रज किसको बोलते हैं, उसका विलोम शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो जिसको आ रहा है वो कमेंट में आंसर करता हुआ चलेगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए यार। आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके हम आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो जो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के ऐसे ही हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों को मिल सके, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अग्रज का विलोम अनुज होता है, ठीक है। अग्रज का विलोम अनुज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब क्या होता है? अंक होता है, स्वार्थ होता है, अर्थ होता है, या कोश होता है, ठीक है। ये कोश है, कोश। तो आपको बताना है कि धन का मतलब क्या होता है, अंक, अर्थ, स्वार्थ, या कोश। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। धन का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। धन का मतलब अर्थ होता है, ठीक है। इसके अन्य अर्थ को देखते हैं। इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। अन्य अर्थ देखेंगे इसका, संपत्ति भी कहते हैं धन को, योग भी कहते हैं, ठीक है। संपत्ति, योग, धन, अर्थ, ये सब एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 121 नंबर आज का हमारा क्वेश्चन है सॉरी। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। रेखाचित्र, आत्मग्लानि, संस्मरण, या आत्मकथा। आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है। आप लोग जब देखेंगे इसको तो समझ पाएंगे कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ताकि आप लोग फालतू टाइम अपना वेस्ट न करते हुए वैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आया हुआ है। और सटीक ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको तैयारी करनी है और आपको ग्रामर बिल्कुल तैयार रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। अपने जीवन पर जो भी कथा लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है कि अन्न और अन्य में क्या मतलब होता है उसका। अनाज और दूसरा, अनाज और फल, पेड़ पौधे, या दूसरा पराया। अन्न, अन्न जो होता है, देखिए जिसको नहीं समझ में, और फिर आधा न फिर पूरा न है, अन्न और अन्य, इसका आपको अर्थ बताना है, सही अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में देखिए, कमेंट में आंसर करते हुए चलेंगे। जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो भी कमेंट करते हुए चलेंगे। कमेंट करने से क्या है कि आप लोगों का समझ में आएगा कि हम कितना सटीक कर रहे हैं। और वीडियो के बाद में नहीं करना है, क्वेश्चन देखते ही करना है, ठीक है। लेट करके नहीं करना कि जब हम आंसर बता दें तो आप लोग कमेंट में आंसर दें, वैसा नहीं करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, या बड़ी नी उपसर्ग है, या निर है, या निर्गु है। तो आपको बताना है कि निर्गुण में कौन सा
उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निर, निर्गुण शब्द में निर उपसर्ग होता है। इसको शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो ऐसे होता है निर प्लस गुण। ठीक, तो यहाँ पे अर्थ देने वाला शब्द निकलना चाहिए। जब आप लोग जब शब्द को तोड़ेंगे तो यहाँ पे कोई अर्थ देने वाला शब्द होना चाहिए। ठीक है, तभी ये उपसर्ग होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ भी तोड़ के अपने से रख देंगे। ठीक है, तो निर प्लस गुण हो जाएगा क्या, निर्गुण। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे हैं कि ये नी क्यों नहीं हो सकता। नी इसलिए नहीं होगा कि इसका गुण का मतलब क्या होता है, आप लोग बताएं, कुछ नहीं होता है। तो ऐसा शब्द हो जहाँ पे इसका कोई ना कोई मतलब हो, तभी वो उपसर्ग बनेगा उसका आगे वाला शब्द। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है। खिल या औना या खेल या ना, यही है आपको खिलौना में मूल शब्द आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करेंगे, इसको आंसर देते हुए चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेल। खेल से ही तो खिलौना बना है, सबको पता होना चाहिए। ये गलत क्वेश्चन नहीं करेंगे आप लोग। जब सिंपल क्वेश्चन, जो साधारण क्वेश्चन है, आप लोग वो गलत करेंगे एग्जाम में, तो बाकी लोग ये गलत नहीं करेंगे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप मेरिट से नीचे हो सकते हैं। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन नहीं करेंगे गलत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का, शब्दों का, व्यंजनों का या मात्रा का। जो स्वर संधि होता है उसमें किसका मेल होता है, तो उसका राइट आंसर बताइए जल्दी। आप लोग कमेंट में जल्दी आंसर बताइए। बहुत फास्ट करते हुए हम लोग चलेंगे। जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का हिंदी का, सब हम इसी में कवर करा देंगे आज का, और अगले दिन अगले टॉपिक पे लेके आएंगे जो अगला पेपर हुआ था उसके दिन। ठीक है, ऐसे करके हम सभी क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी के कवर करवा देंगे। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएं S2OK स्टडी चैनल पे। ठीक, वहाँ पे आपको डेली जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका PDF हम प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, PDF। जो PDF ये होगा उसको हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, और वीडियो को अवश्य देखेंगे ताकि आप लोग को समझ भी तो आए कि कौन सा है क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वरों को मेल से जब बनता है संधि उसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय है, हिम प्लस आलय बना हुआ है। ठीक है, व्यंजन, जबकि व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि का देख लें कि व्यंजन संधि के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन में, और स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 126 नंबर। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें बताना है कि यहाँ पे दिया है उन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है कि संज्ञा संबंधी या क्रिया संबंधी या विशेषण संबंधी। इसको बताना है कि किस प्रकार का अशुद्धि है। ये जो लिखा हुआ है उन्होंने कहाँ जाना है, तो इसमें बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उन्होंने नहीं होगा, क्या होगा, उसे कहाँ जाना है, क्या बनेगा, उसे कहाँ जाना है। ठीक है, तो इसमें जो उसे है ये क्या है, सर्वनाम है, न कि संज्ञा है। संज्ञा तो वो होगा, ये संज्ञा के तो स्थान पे ही उसे आया है। संज्ञा जब किसी का नाम रहेगा तो रहेगा। ठीक है, तो उसे कहाँ जाना है। ठीक, और देखेंगे सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम आप लोग ये टॉपिक आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, हम सब आपको टॉपिक वाइज सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, जिस टॉपिक पे आप लोगों को दिक्कत होगा वो टॉपिक हमें आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसको हम वीडियो बनाएंगे उसी पे। ठीक है, जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएगा उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है संधि, समास विग्रह, और क्या है, समास है, और समास विच्छेद। ठीक है, इसको बताना है कि समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा
क्या होता है, समास विग्रह होता है। समासिक पद जो होता है उसमें समास का विग्रह किया जाता है, ठीक है। समास विच्छेद होता ही नहीं है, समास को तो समासिक पद कहेंगे नहीं। संधि में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है, ठीक है, दो वर्णों का मेल होता है, और समास में दो शब्दों का मेल होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार देता है कि संधि दो वर्णों का मेल, ठीक है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का, ठीक है। जब शब्दों का मेल आएगा तो समास और वर्णों का मेल आएगा तो संधि। और इस समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह। जब इस शब्द को तोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं समास विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्ता, भाव, विचार, कर्म। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, ऑप्शन देख के भी आप लोग समझ सकते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, जाहिर सी बात है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। कर्तावाच्य में कृतवाच्य जो होता है, एक होता है, ये कर्मवाच्य हो गया, एक होता है कृतवाच्य, कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। तो उसमें कौन प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है, ठीक। एक होता है भाववाच्य, उसमें भाव प्रधान होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 दिया हुआ है, एक कृतवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य में कर्ता हो जाएगा, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाएगा, भाववाच्य में आप लोगों का भाव प्रधान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये नहीं होता, ये होता ही नहीं है। विचार वाक्य नहीं होता, 3 ही होते हैं। कर्म वाच्य, कर्म के आधार प्रधानता होती है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो इसको आप लोग डिटेल में समझते हुए चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह कहलाता है, क्रिया कहलाता है कि वचन कहलाता है कि अवयव कहलाता है या वाच्य कहलाता है। बताना है कि लिंग, वचन, कारक आदि के कारण, मतलब उसमें कोई परिवर्तन न हो, चाहे उसमें लिंग के आधार पर या वचन के आधार पर या कारक के आधार पर। कमेंट में आंसर देते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए देख लेते हैं उसका डिटेल में। तो उसका डिटेल में क्या था कि जिस शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, अवयव, ठीक है। जैसे तथा, किंतु, परंतु, अर्थात, और, एवं, इन सब में देखेंगे चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कोई भी लिंग हो, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। जो भी ये शब्द हैं, ठीक है। अवयव के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे था, इसका क्या था, ऑप्शन सी था, ठीक है। यहाँ पे था जो अवयव कहलाते हैं, जो लोग मिसिंग कर दिए उसको देख ले, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 130 का है। देखिए ये जो चिन्ह है, ये विराम चिन्ह का नाम बताना है, इस चिन्ह का नाम बताना है। तो आप लोग इससे तो गलती नहीं कर सकते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और योजक, ये गलती करने का मतलब कि पेपर से बाहर। ऐसे कब लगता है ये वाला चिन्ह, ये हंसुआ कब बनता है, ऐसे सबको पता है। जब भी कोई प्रश्न लिखते हैं उसके अंत में ये चिन्ह लगाते हैं। तो ये कौन सा चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, खड़ी पाई जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रश्नवाचक देखते ही हैं। अल्प विराम कामा को बोलते हैं, जो इसे कामा होता है हम लोगों का, उसको बोलते हैं अल्प विराम। और योजक चिन्ह जो होता है ये वाला, जो एक दूसरे को जोड़ता है, योजक चिन्ह, ठीक है, माइनस जैसा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131 पे। चलिए इसका बताना है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष या विपरीत या पर्याय या असामान्य। विशेष, विपरीत, पर्याय या असामान्य। जिसको क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा फिर भी वो वीडियो को अंत तक देखेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। यदि आपको एग्ज़ाम पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट, थंबनेल जो देखे होंगे
कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीवियस ईयर से कैसे करें पास। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन को रिवीजन करना है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर वो आप लोग सटीक तैयार रखते हैं, उस आधार पे अपना पढ़ाई को करते हैं तो कम टाइम में स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वर्क के द्वारा आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी पुलिस का निकाल सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर क्या प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेष प्रकट करते हैं, ठीक है। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि विलोम अपना विपरीत, ठीक, एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुहावरा है कि अंधे की लकड़ी, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, विशेष से ही निकलेगा। उसका अर्थ हो जाएगा कि एकमात्र सहारा, तो उसकी विशेषता के आधार पर उसका वर्णन होता है, ठीक है। विपरीत में समझते हैं ये पर्यायवाची और विलोम होता है। 132 का देखेंगे, मुहावरा है एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक काम से 2 लाभ, एक पंथ 2 काज, ठीक है। एक काम करेंगे उससे डबल लाभ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 133 नंबर, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास, रौद्र, रति, विभत्स। आपको बताना है कि हास्य रस जो है उसका स्थायी भाव क्या होता है। देखिए ये रस से क्वेश्चन है, ठीक है, रस। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि सभी प्रश्न को हम लोग थोड़ा डिटेल में करते हुए चलेंगे। तो वीडियो कितने भी लंबी हो आप लोग स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप करते हैं तो आप लोग अपना तैयारी को कमज़ोर बनाएंगे, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करेंगे, ये रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे और डिटेल में समझते हुए देखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस हवा में ऊपर ऊपर देखते हुए चले गए, फिर बाद में पता चला यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है और फिर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और जो लोग अब तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, प्लीज़ लाइक कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे भी तो क्वेश्चन लेके आना है ऐसा। तो लाइक करेंगे तभी तो, हम लोग का छोटा चैनल है अभी, तो छोटे चैनल पे लाइक नहीं मिलेगा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे तो फिर कैसे कोई वीडियो बनाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, हास्य, ठीक है। हास्य जो हो जाएगा उसका राइट आंसर, ठीक। अब देखिए सबका हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे। देखिए 9 रस होते हैं हम लोग का, 9 रस का देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। 9 रस में देखेंगे कि हास्य रस का क्या दिया है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य हो जाएगा। हिंदी में कितने होते हैं, भाव के आधार पर 9 रस होते हैं। तो देखिए कौन कौन से रस हैं। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होगा रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध, सॉरी ये वीर रस नहीं होगा, यहाँ पे रौद्र रस होगा। कौन सा, रौद्र रस, ठीक है। वीर रस का उत्साह हो जाएगा। भयानक का भय हो जाएगा। विभत्स का जुगुप्सा हो जाएगा। अद्भुत का आश्चर्य हो जाएगा। शांत का निर्वेद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग रस को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक, कि रस में क्या क्या और है उसको डिटेल में आप लोग इसको पढ़ लेंगे। हम रस पे भी एक दिन आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है, सभी टॉपिक पे। हिंदी में बस कुल मिला जुला के 20 से 25 चैप्टर हैं, आप लोग उसको पढ़ लिए तो हिंदी में 30 में 30 पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। 30 में 30 और बाकी जो होता है गद्यांश आता है तो उसको तो आप लोग अपने से करेंगे। आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है कि कुंडली छंद में कितने चरण होते हैं। 10, 3, 6, 4। जो कुंडलियाँ होता है उसमें कितने चरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 चरण होते हैं कुंडली में, 6 चरण होते हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 135 नंबर पे। तो 135 इस साइड है। चलिए इसको देखेंगे। इसमें बताएंगे वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। देखिए अलंकार से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? अलंकार से। जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? उपमा, अनुप्रास, रूपक या सलेश? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। एक बार आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द का बार बार आवृत्ति होता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे में एक होता है क्या, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया है मुद्रित महिमपति मंदिर आए। इसमें देखिए म शब्द का आवृत्ति बार बार हुआ है। ठीक है, और स शब्द का भी हुआ है। ठीक है, म का उत्पत्ति बार बार हुआ है। और एक होता है, इसका उदाहरण और देखेंगे, तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, तट तमाल, तरुअर बहुछाय, तरुअर बहुछाय। देखिए ये वाला उदाहरण बहुत बार दिया है कि तरणी तनुजा, तट तमाल, तरुअर बहुछाय। ठीक है, ये किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये भी किसका उदाहरण है? अनुप्रास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अयोगवा। शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण से छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है, शब्द के हिसाब से। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है या ध्वनि है। ठीक है, हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक, जिसमें से स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, अयोग्यवा 2 है, और ये 2 द्विगुण है और 4 संयुक्त व्यंजन है। टोटल मिला के 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी का तपस्वनी, तपस्वी, तापसी या तपस्या। थोड़ा पीडीएफ में क्लियरिटी नहीं है तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देख सकेंगे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो गलती नहीं होना चाहिए था किसी का भी। ठीक है, इसका तपस्वनी, तपस्वी का तपस्वनी। ठीक, ये वाला। जहाँ पे भी आप लोग को दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, वहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या उस पर सॉल्यूशन अलग से मिलेगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आचार्य का पुल्लिंग शब्द है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? गुरु, शिष्य, आचार्य या आर्य। ये शिष्य है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आचार्य। ठीक है, आचार्य और आचार्य। आचार्य यानी जो गुरु वाले हैं, आचार्य बोलते हैं जेंट्स वाले को। जैसे आचार्य जो है, ये आचार्य जो है महिला टीचर के लिए आचार्य लगता था पहले। उसका आचार्य जी, जो गांव के बच्चे होंगे वो समझते होंगे, गांव में अध्यापकों को आचार्य जी बोलते हैं हम। गांव वाले बच्चे जो स्कूल में बोलते थे पहले आचार्य जी, आचार्य जी। और जो मैडम होती थी उनको आचार्य जी बोलते थे। तो गांव वाले स्कूल के बच्चे अवश्य इसको समझ रहे होंगे, जो लोग बचपन में गांव में पढ़े हैं। और कौन कौन गांव में है, पढ़ता है और अपने टीचर को आचार्य जी कहता है, वो थोड़ा एक बार कमेंट करेगा हमें कि वो गांव से है बच्चा और वो आचार्य जी कहते थे अपने ज़माने में। ठीक है, चलिए तो कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। 139 नंबर क्वेश्चन है। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, त्रिवचन। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है? तो पुस्तक रखी है वाक्य में एक वचन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए इसमें एक वचन है, पुस्तक रखी है, एक वचन है, और हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। इसमें त्रिवचन वाला उत्तम वचन नहीं होता है, वो संस्कृत में होता है, ठीक। ये द्विवचन जो होता है ये संस्कृत में होता है। तो हिंदी का जब पूछेगा तो याद रखेंगे, ज़्यादा ज्ञाता बनने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में जब पूछेगा तो दो, संस्कृत में अगर पूछेगा तो तीन होते हैं, एक वो बढ़ जाता है, द्विवचन हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने, ये यही तो बताना, यही पकड़ना है। पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? करण, कर्म, कर्ता, अपदान, किस कारक का प्रयोग है? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। कर्ता कारक जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, अपदान जहाँ लगता है अलगाव के लिए से लगता है, इसको डिटेल में नीचे देखेंगे। देखिए कर्ता कारक जब रहेगा तो क्या रहेगा और उसमें क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। जहाँ पे कर्ता ने, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन को या के लिए, अपदान से, अधिकरण में या पर, संबंध का या की रे, संबोधन है या अल। तो जहाँ पे ये जैसे राम ने, तो यहाँ पे कौन सा कारण हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक। राम ने श्याम को, मान लीजिए राम ने श्याम को, ठीक है, श्याम को, तो यहाँ पे को क्या हो जाएगा? कर्म कारण, ठीक है। और जहाँ पे से दिखेगा आप लोगों को, वो वहाँ पे अलगाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से, ट्रेन से, तो वहाँ से करण कारक हो जाएगा। संपादन में का और के लिए हो जाएगा, ठीक। और अपदान में अलगाव से के लिए अपदान, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे जो से है यहाँ पे अलगाव वाला हो जाएगा, ठीक है, अलगाव से, ठीक है। यहाँ पे ये वाला से है, अपदान कारक हो जाएगा। अधिकरण वाला में और पर जब रहेगा तो अधिकरण होगा। संबंध वाला में का या की या के या रा री रे रहेगा तो संबंध कारक होगा। संबोधन में पता है हे और अरे, जो ऐसे करके संबोधन चिन्ह रहता है, ये वाला, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 7 को बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसके कितने भेद होते हैं? जो लोग अभी अभी जुड़े होंगे वीडियो में तो उनको हम बता दें, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2018 में पेपर हुआ था 10 के महीने में, ठीक है। उसमें ये पेपर आप लोगों का आया हुआ है, ठीक। PYQ 2018 का है ये, उसमें पुलिस वाले में क्वेश्चन आया हुआ है, वही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो लोग पूरे वीडियो को देखेंगे और जाके पुनः दोबारा स्टार्ट से देखेंगे। और हिंदी के हम ये पूरा जितने क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं विथ डिटेल के साथ, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने हैं? 3 हैं। इसको डिटेल में आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। विशेषण के मुख्यतः भेद होते हैं, विशेषण मुख्यतः कितने भेद होते हैं? देखिए हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, हर टॉपिक से। हिंदी के जितने भी वो होता है ना इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच, क्रिया के मतलब जो उसके भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का संबोधन वो होता है, वो सबसे क्वेश्चन दिया है, एक तो सबसे क्वेश्चन दिया है। इस तो आपको बताना है इसमें कि विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होते हैं। देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और एक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो विशेषण के 4 भेद हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है उसका डिटेल यहाँ पे है। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषक, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण।
चलिए बढ़ते हैं 143 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कौन कौन सा विशेषण होता है। अब इस आधार पे इसमें से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में पथरीला, बर्फीला, नमकीन और नमक, इन चारों में से कौन सा विशेषण नहीं है। कमेंट में आंसर करेंगे, बिना हमारे आंसर बताए हुए आप लोग कमेंट में पहले आंसर करेंगे, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, नमक, ठीक है। क्योंकि पथरीला जो है ये भी विशेषण है जो रास्ते की विशेषता बता रहा है, ठीक है। नमकीन जो है विशेषता बता रहा है कि कैसा है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है। बर्फीला क्षेत्र जो है उसकी विशेषता बता रहा है, स्थान की विशेषता बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। देखिए रचना और रचनाकार से भी नाम क्वेश्चन दे रहा है कि किसकी रचना कौन सा है, ठीक है। निहार, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास। तो आपको बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है इसमें से। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं एक बार एकदम बिल्कुल लाइक करते हुए चलेंगे, थंब करते हुए चलेंगे, बिल्कुल थंब दिखाते हुए चलेंगे, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। निहार जो भी मन में सोचे हैं या कमेंट में आंसर दिए हैं उनका सही हो जाएगा। और साकेत किसका है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। किसका? मैथिली जी का है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण जी का है, ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौंद, हरियौंद, ठीक है, उनका है प्रिय प्रवास, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? राम वृक्षबेनपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण अज्ञे। देखिए ये बहुत फेमस रचना है उर्वशी, ठीक है। उर्वशी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो आप लोग ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि किनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना है, उसके लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि किस महाकवि को उर्वशी रचना के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर। या ये भी पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो क्या हो जाएगा? उर्वशी के लिए, ठीक है। उनकी अन्य रचना देख लेंगे, रश्मि रथी, हुनकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम, प्रतीक्षा, रसवंती और रेणुका इत्यादि है, ठीक है। चलिए देखिए अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जो अज्ञेय हैं, अज्ञेय का पूरा नाम देता है। तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय होता है। सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद वात्सल्य, वात्सायन होता है, वात्सायन और अज्ञेय, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। इनको कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया हुआ है? तो क्वेश्चन कैसे भी कर देगा, घुमा देगा, ठीक है। अब रहा पैसेज के क्वेश्चन 146 से 150 तक जो क्वेश्चन है ये पैसेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब पैसेज के क्वेश्चन है तो बिना इतना पैसेज पढ़े तो होगा नहीं, फिर भी एक बार हम पैसेज पढ़ देते हैं। इस आधार पे आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते हुए देख लेंगे, ठीक है, कि कैसा पैसेज आता है, ठीक। और इसके बाद आप लोग ट्रिक लगाते हुए अपना एक बार पैसेज देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा कैसा पैसेज होता है और कैसे क्वेश्चन देता है। देखिए प्रश्न 146 से 150 पैसेज वाला है, गद्यांश के आधार पर देना है। मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय पर अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय
हर समय लोगों देखेंगे हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है वही दुखद भी है। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन को उसमें खलन डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है, अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है तो वहीं वक्त के साथ जहां लाभकारी है वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें कुछ अधिक ही लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग से कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। हम पढ़े हैं, आप लोग समझे हैं, तो इसमें क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पहला है क्या कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, खूब बातें कर सकना, नेट का कुशल प्रयोग कर सकना, पैसों का लेन देन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग। कैसे? इसकी बात ही नहीं हुई है पैसेज में। नेट का कुशल प्रयोग कर सकना, ये भी देखिए गद्यांश वाले क्वेश्चन अपने दिमाग से नहीं करना है कि हाँ हम लोग नेट का खूब प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। इसमें वही करना है जो कि आपको यहाँ पे गद्यांश में दिया हुआ है। तो इस गद्यांश में क्या कहा है कि कहीं भी रहकर कार्य को पूर्ण कर सकना ही मोबाइल की असली क्या है, उपयोगिता है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है, संतोषजनक है, आरामदायक है, या दुखद है, या सुखकारी है। जहाँ सुखद है वहीं क्या है, दुखद भी है। अभी क्वेश्चन में पढ़े तो ऊपर तो दुखद भी है। चलिए सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लगभग 42 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, सहायता मिल जाती है, आराम मिल जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। व्यस्त हैं तो मोबाइल फ़ोन से क्या मिलेगा, फ़ायदा ही मिलेगा। देखिए व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। गद्यांश में ऊपर लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, ऊपर गद्यांश पढ़े हैं तो उस आधार पर हमारा मोबाइल फ़ोन की हानि, फ़ोन के लाभ, या मोबाइल फ़ोन। तो पूरा चैप्टर किस पे आधारित था, अभी जो ऊपर गद्यांश पढ़े तो पूरा चैप्टर मोबाइल फ़ोन पे आधारित था, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल फ़ोन पे चैप्टर आधारित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो जो लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो नए लोग हैं, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे वो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि और भी लोग वीडियो का लाभ ले सके और कंपटीशन अच्छा खासा हो सके। तो जब भी आप लोग लाइव आएँ तो ज़्यादा लोग हों तो आपका रैंक पता चलेगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने से क्या होगा, लाभ होगा। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने से क्या होगा, लाभ, हानि, धन प्राप्ति, या परेशानी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के सावधानी जब बरतेंगे तो लाभ ही होगा, हानि तो होगा नहीं। तो ये रहा आज के हमारे क्वेश्चन, ठीक है। आपके पूरे हिंदी के क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो ये रहे 150 क्वेश्चन जो लास्ट हो गए। ऐसे ही पेपर PYQ पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने डेट का था, 25/10/2018 के दिन का था। तो आगे भी हम आपके लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र लेके आएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। आप देखिए इससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप लोग बस इसी को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। जितना हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं अंत तक आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे, फिर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।